नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, बजट पेश हो चुका है और ये बजट कंप्लीटली मध्यम वर्ग को ध्यान में रख के बनाया गया है। और जैसे ही कल 12,75,000 रुपए का आय इनकम टैक्स से कंप्लीटली फ्री है, मुझे लगता है कि इस खबर से, इस बजट से तमाम सैलरीड पर्सन, आम आदमी बहुत खुश हुआ होगा। और इससे पहले तमाम बजट हम लोगों ने देखा, पढ़ा, समझा, लेकिन इस तरीके का बजट कि कंप्लीट मध्यम वर्ग को ध्यान में रख के बनाया जाए, हमने ऐसा बजट कम देखा है। ओके, तो बाजार हालांकि इससे बहुत ज़्यादा तो खुश हुआ नहीं, और बहुत ज़्यादा खुश नहीं होने का कारण एक ही था कि बाजार को एक्सपेक्टेशन था कि इस बजट में इनकम टैक्स के ऊपर जरूर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो बाजार तो डायनामिक है। ओके, बाजार एक दो दिन के बाद ज़्यादा अच्छा रिएक्शन देता है, और तत्काल कोई एक्सीडेंटल चीज़ें रहती उस पर रिएक्शन तुरंत दे देता है, लेकिन ये चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। ओके, जैसे पिछले दिन आर्थिक सर्वेक्षण में भी मोदी जी का एक भाषण का एक लाइन था कि माता लक्ष्मी मध्यम वर्ग के ऊपर, मिडिल क्लास के ऊपर ज़्यादा कृपा बरसाएं। तो इससे ही लोग अंदाज़ा लगा लिए थे कि शायद इस बार बजट में इनके लिए ज़्यादा कुछ होगा। ओके, अनाउंसमेंट होगा। सो हुआ। 12,75,000 रुपये काफ़ी बड़ा इनकम होता है मध्यम वर्ग के लिए, अगर हम कहें तो। जैसे मैं सोचता हूँ कि 12,75,000 मतलब 1,00,000 रुपए महीना, 1,00,000 रुपए महीना अगर आपके सैलरी है। ओके, क्यों, देखिए इसके ऊपर बहुत कंडीशन है, कुछ इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा। चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा बजट का एनालिसिस जो भास्कर द्वारा प्रस्तुत किया गया हिंदी में है। ओके, तो कल जब बजट पेश हो रहा था तो बहुत इन डिटेल तो समझ में नहीं आ रहा था, और नहीं आने का बहुत सा रीजन है, क्योंकि एक एक चीज़ें तो बहुत डिटेल वहाँ पर बताया नहीं जाता। तो एक दिन के बाद थोड़ा ज़्यादा हम न्यूज़ से पढ़ते हैं, कई सारे आर्टिकल पढ़ते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, तो ज़्यादा क्लियरिटी अपने को आती है। तो मैं कल बहुत क्लियर नहीं बोल पा रहा था, लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख लग रहा था कि गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोली, रेलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं बोली, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा नहीं बोली, ठीक है, और कैपेक्स के ऊपर कुछ नहीं बोला गया। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये बजट उतना बेटर नहीं होगा। लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में पढ़ा तो ऐसा लगा कि नहीं, ये बजट में लगभग हर उस सेक्टर को या हर उस वर्ग को छुआ गया है जहां अभी बहुत ज़रूरत है। अभी बहुत ज़रूरत है, इसका मतलब देखियो अभी क्या है ना, मध्यम वर्ग क्या सोचता था हमेशा कि गवर्नमेंट बजट बनाती है या तो हायर क्लास को देख के या फिर बिल्कुल लोअर क्लास को देख के, जिनको वाकई में सब्सिडी की जरूरत है, वाकई में उनको छूट की जरूरत है। हायर क्लास को अक्सर टैक्स के ऊपर छूट मिल जाता था क्योंकि वो ज़्यादा इनकम करते थे, राइट, और उनको लोन के ऊपर बहुत सारे मतलब कंडीशंस, अच्छे कंडीशंस उनको मिल जाते थे, उनको जल्दी लोन वगैरह अवेलेबल हो जाता था कंपनी बनाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, राइट, ये तमाम चीज़ें तो उनको ध्यान में रख के बजट इससे पहले पेश होता रहा है। इस बजट में ऊपर और नीचे के लोगों को ऐसा नहीं कि नहीं छुआ गया है, कम छुआ गया है, लेकिन मध्यम वर्ग को 75%, अगर मैं पूरे बजट की मैं बात करूं, 75% टाइम मतलब ये फोकस इस बजट का मध्यम वर्ग पे रहा है। ठीक है, उसमें से सबसे पहला 12,75,000 रुपए का आय आपका फ्री है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि भाई केवल वेतन भोगियों के लिए, मतलब सैलरीड पर्सन के लिए 12,75,000 रुपए का आय में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर आपने शेयर बाजार से पैसा अर्न किया है, मतलब रियल एस्टेट से अर्न किया है, म्यूचुअल फंड से आपने अर्न किया है, आपने प्रॉफिट बुकिंग किया है, तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, ये केवल सैलरीड पर्सन के लिए होगा। ओके, आने वाले दिनों में 8वां वेतन आयोग आएगा, राइट, तो इसके ऊपर भी क्योंकि देखो, अगर मान लो कि मेरी जो आय है वो 4 लाख रुपए है, जो ऑलरेडी फ्री है, तो इस 12,75,000 रुपए का मेरे लिए क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। मेरी आय 6 लाख रुपए है, कोई वैल्यू नहीं। मेरी आय 8 लाख रुपए है, कोई मतलब नहीं है। तो अब जो आने वाले दिनों में जो बहुत बड़ा चेंजेस लाएगा ये बजट, को क्या लाएगा पता है? कि हर किसी का जो सैलरीड पर्सन है उसका पेमेंट इंक्रीज होने वाला है। मैं ऐसा समझ रहा हूं, हालांकि कहीं पर लिखा नहीं है, कि 30 से 40% इंक्रीज, सैलरी का इंक्रीज होने वाला है 1-2 साल में। तो मध्यम वर्ग को और ज्यादा हैप्पीनेस अभी फील होने वाला है आने वाले 1-1.5 साल के दौरान, क्योंकि उनकी सैलरी में
इंक्रीज होगा। एक तो 8वां वेतन आयोग आएगा, 8वां वेतन आयोग आएगा, वैसे सैलरीड पर्सन को फायदा मिलता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी पर बढ़ेगा, हालांकि 2026 में लागू होगा, एक साल के बाद, ओके, लेकिन ये शुरुआत हो जाएगा कॉर्पोरेट से। और कॉर्पोरेट से शुरू होने का जो आउट ऑफ बजट में एक टॉपिक आपको शेयर करता हूँ, इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा और बात करेंगे, कहाँ कहाँ एलोकेशन आए, कितना बजट रहा है, कहाँ खर्च होगा, ठीक है, कहाँ से पैसा आएगा, गवर्नमेंट कितना उधारी लेगी, कितना फिस्कल डिफिसिट वगैरह है, तमाम चीजें बात करेंगे। ओके, इसके बाद चलेंगे थोड़ा मार्केट के ऊपर बात करेंगे, कल हमने क्या किया और कल क्या कर सकते हैं, क्या मेरा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो आउट ऑफ बॉक्स में जो बात करने वाला हूँ क्या है कि अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने कुछ आर्टिकल और कुछ न्यूज पढ़ा होगा कि बड़े कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहता मैं, बड़े कंपनी जो सीईओ बोल रहे थे कि भाई आपको 100 घंटा काम करना चाहिए वीक में, 100 घंटा काम करना चाहिए वीक में, ठीक है, घर जाने की जरूरत क्या है, 90 घंटा काम करना चाहिए वीक में, 80 घंटा काम करना चाहिए वीक में, ये तमाम चीजें बातें चल रही हैं, ठीक है, मतलब वर्कलोड बढ़ाओ, पेमेंट मत बढ़ाओ, पेमेंट नहीं बढ़ाना है। एक और आर्टिकल में पढ़ा था और एक दो वीडियो भी मैंने देखा था इसके ऊपर कि अभी जो एंट्री लेवल है ना, जो आईटी कंपनियों के, जो आईटी कंपनी, जो बड़े आईटी कंपनी, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ठीक है, कोफोर्ज, ये सब तमाम आईटी कंपनी, एंट्री लेवल की सैलरी इतना कम है कि आप जान के हैरान हो जाएंगे। और इनके जो सीओज लेवल की एंट्री इतना हाई है कि इसको भी जान के आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है, एक प्रशांत धवन जी का वीडियो आता है, आप लोग अगर फॉलो करते होंगे तो मैंने देखा था उनका, उन्होंने एक वीडियो में बताया है कि जो टीसीएस, इन्फोसिस जैसे कंपनी जिसके जो मतलब फाउंडर मेंबर कह रहे हैं कि 100 घंटा काम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन पेमेंट नहीं बढ़ाना है। एंट्री लेवल उनके 3 से 4 लाख रुपए का उनका इनम है ना, पर एनम 3 से 4 लाख रुपए ओनली, राइट, और पिछले 8-10 साल से ही है। लेकिन सीओस की जो सैलरी है ये लगभग 400-500% बढ़ गया है, उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। लगभग 2012-13 के आसपास उनकी 16 लाख 17 लाख रुपए पर एनम हुआ करता सैलरी, आज 50 करोड़ से ऊपर जा चुका है पर एनम की बात करें तो। सीओस की जो सेकेंड क्लास से ऊपर की पेमेंट लगातार हाइक हो रहा है, लेकिन एंट्री लेवल में हाइक नहीं हो रहा है। तो 3 से 4 लाख रुपए अगर कोई सैलरीड पर्सन है, उसको क्या ही करेगा इस टैक्स से, इस टैक्स से उसको क्या फायदा मिलेगा, इस टैक्स रेबिट से क्या फायदा मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट है कि ये सैलरी बढ़ना चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से भी अब अपील किया जा रहा है। गवर्नमेंट तो बढ़ाई, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी अपील किया जा रहा है कि जो कंपनियां हैं, क्योंकि कंपनियों की अर्निंग ना बहुत अच्छा इंडिया में बढ़ रहा है, ठीक है, सारी कंपनियों की अर्निंग बढ़ रही है, कुछ ही कंपनियां हैं जो टेक कंपनियां वो अभी लॉस में हैं, ठीक है, जैसे पेटीएम वगैरह है या ग्रो वगैरह है जो लॉस में रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रॉफिट काफी अच्छा इंक्रीज हो रहा है, बट उनकी सैलरी लोअर क्लास के एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं बढ़ा है, सीईओ के ऊपर की सैलरी तो काफी अच्छा बढ़ रहा है, ठीक है, जो ऑलरेडी अच्छे कमा रहे हैं, अच्छे लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, लेकिन जो जिनको वाकई में जरूरत है, जिससे देश अमीर बनेगा, जिससे देश में खुशहाली बढ़ेगी, जिससे देश में गरीबी हटेगा, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट अभी आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी कि भाई सैलरी बढ़ाओ, आप तो अर्निंग कर रहे हो, आप पिछले 10-12 साल में डबल डिजिट में अर्निंग कर रहे हो, राइट, आपकी प्रॉफिट लगातार ईयर एंड ईयर प्लस हो रही है, 100% आपका प्रॉफिट ईयर एंड ईयर प्लस हो जा रहा है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो, लोगों को पैसा नहीं दे रहे हो, बस अपने जेब भर रहे हो, दूसरी कंपनी बना रहे हो, जो आपके पास एम्प्लॉय हैं उनका पेमेंट नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा छिड़ गया है, जो आने वाले दिनों में इसके ऊपर तमाम आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेगा, और देखेंगे कि जो सैलरीड पर्सन है उनका पेमेंट हाइक होगा, और अच्छा खासा हाइक होने वाला है। तो एक अच्छा दिन आने वाला, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये मेरा अपना ओपिनियन है जो होगा। तो देखिए, इस बजट से भी क्या होने वाला है, इस बजट से जो बड़ा असर अभी आने वाला है कि 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड आएगा मार्केट में, जो सैलरीड पर्सन है उनके पास, और ये कहां जाएगा, तो 1 लाख करोड़ रुपए अगर अतिरिक्त मतलब पेमेंट आएगा, इसका मतलब गवर्नमेंट का 1 लाख रुपए कहीं जाने वाला है, मतलब 1 लाख रुपए उसको घाटा सहने वाला है। 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा सह के ये आम लोगों को छूट दे रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट को तो ऐसे करना ही चाहिए, राइट, बहुत बढ़िया कदम उठाए। तो ये जो आएगा, ये क्या होगा, इससे कंजम्पशन बढ़ेगा। देखो, एक पॉइंट और इस बजट में बहुत क्लियर कट समझ में आता है, वो क्या आता है कि इस बजट में टैक्स तो छूट दिया ही गया, ठीक है, पुराने टैक्स रिजीम के ऊपर कोई बात नहीं किया गया, और ये कहा गया है कि नेक्स्ट वीक में एक नया इनकम टैक्स बिल आएगा। तो इस बिल में क्या आसान और पारदर्शी होगा, जो लोगों को समझ में आएगा। अभी जो इनकम टैक्स है, जो रूल्स हैं, जो कंडीशन है, वो समझ में ही नहीं आता है, इस भाषा में लिखा गया है, पता नहीं वो जर्मन है कि स्पेनिश है, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन समझ में तो बिल्कुल नहीं आता है। तो अपना सीए जो बता देता है सो कर देते हैं अपन, राइट। लेकिन अगर कोई समझना चाहे, एटलीस्ट समझना तो चाहिए ही,
भले हम उसको डिटेल ना भर पाए, सीए का मतलब, लेकिन जानना तो चाहिए ना, वो समझ में नहीं आता। तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर गवर्नमेंट काम करने वाली है, जो अच्छी बात है, ठीक है। तो एक बड़ा बदलाव होने वाला है, बड़ा लाभ होने वाला है कि 1 लाख करोड़ रुपए जो मार्केट में आएगा, गवर्नमेंट पूरा फोकस करेगी भैया खर्चा करो, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, अपना मतलब इनकम को कट करके हम तुमको पैसा दे रहे हैं, लेकिन तुम उसको खर्च करो, जितना खर्च कर सकते हो उतना खर्च करो। मतलब जितना उनको छूट मिल रहा है, मान लो कि 2,000-3,000 महीना में अगर उसको एक्स्ट्रा पेमेंट आ रहा है तो खर्च करेगा ना, डिमांड आएगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो कंपनी ग्रोथ बढ़ेगी, कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी तो कंपनी प्रॉफिट में आएंगे, और कंपनी प्रॉफिट में आएंगे तो क्या करेंगे, शायद सैलरी बढ़ाए, ठीक है। अगर होता है तो बहुत बढ़िया बात है, पैकेट में भर लेंगे तो गवर्नमेंट पता नहीं क्या एक्शन लेगी, नहीं पता मेरे को। ओके, दूसरा कि बड़ा लाभ क्या होने वाला है, 12 लाख तक आय वाले जो 88% करदाता है वो टैक्स फ्री हो गए, ठीक है। और बाकी जो बच गए 12% करदाता जो ज्यादा टैक्स पे करते हैं, उनके हाथ में 1 लाख रुपए से ज्यादा आएगा, 1,40,000 रुपए तक का उनके हाथ में आएगा, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा मतलब अच्छे लोग हैं, 12% लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनमें, तो ये सब पैसा मार्केट में आएगा। तो हो सकता है कि जो फ्यूचरिस्टिक होंगे वो इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे, मतलब मार्केट में भी पैसा आएगा, या हो सकता है कि लोग खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं जीडीपी में जाएगा, जीडीपी ग्रोथ करेगी। तो गवर्नमेंट का इस तरीके का फोकस रहा है। एक पॉइंट और कि ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 12 लाख का टोटल इनकम जो सैलरीड पर्सन उसका है फ्री, ठीक है। लेकिन अगर आप कैपिटल गेन कर रहे हैं, शेयर बाजार से गेन कर रहे हैं, रियल एस्टेट से कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड से कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो आपका फ्री नहीं है, नेक्स्ट दूसरा स्लैब आएगा जिसके अंदर आपको पे करना पड़ेगा। देखिए, इस बजट से कुछ चीजें सस्ता होगा, कुछ चीजें महंगा होगा। ओके, इसके ऊपर तो मैं बाद में बात करना चाहूंगा, लेकिन जो 10-12 पॉइंट है ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको पढ़िएगा आप लोग भी, भास्कर का है, ठीक है। आप ई पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा समरी कर देता हूं, मतलब बता देता हूं आप लोगों को कि देखिए 50 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है, 50.65 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट साइज है, ठीक है। इतने का बजट है, जिसमें से 16.29 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल पॉलिसीज के लिए हैं, जिसके तहत गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चलाती है, और उसी में से 25.01 लाख करोड़ रुपए राज्यों के लिए निर्धारित किया गया है, अलॉटेड है, ठीक है। 11.21 लाख करोड़ रुपए मतलब पूंजीगत व्यय के लिए है, राइट। इसी के तहत सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है, व्यय करती है, ठीक है, जिससे मतलब रोड बनते हैं, सड़कें बनते हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होती हैं, राइट। और 6.81 लाख करोड़ रुपए एंड 2.55 लाख करोड़ रुपए, ये मेरे लिए ना बहुत कंसर्न था। कल भी मैं इसको देख रहा था कि इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा बात नहीं किया गया, बट आज थोड़ा सा क्लियर हुआ। ओके, कल तो ज्यादा डिटेल अपने को समझ में नहीं आया, इसके ऊपर ज्यादा बात भी नहीं किया गया। ओके, कि ये जो 6.81 लाख करोड़ रुपए जो है ये रक्षा के लिए है, ठीक है, आधुनिकीकरण के लिए और उनके पेंशन वेतन के लिए है, तमाम चीजें। इसी तरीके से 2.55 लाख करोड़ रुपए ये रेलवे मंत्रालय को दिया गया है, उनके आधुनिकीकरण के लिए, वेतन पेंशन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये चीजें हुआ है। एक चीज और जो हम इसके ऊपर थोड़ा मैं लास्ट में बात करना प्रीफर करूंगा, पहले कुछ चीजें बता देता हूँ, सरकार के पास पैसा आएगा कहां से और जाएगा कहां, ठीक है। तो चलिए इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट मैं आपको शेयर करता हूं कि देखो चुनाव का माहौल रहा है। इस चुनाव के माहौल से क्या हुआ पता है, ये जो 240 सीट जो रहा है ना, जून में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ बीजेपी का, ठीक है, और जो आपने मध्यम क्लास ने, मध्यम वर्ग ने जो डेंट लगाया सरकार को, ठीक है, जो 270 जो पूर्ण बहुमत से जो आपने 30-40 सीट कम कर दिया ना, इसका फायदा आपका ये है बजट। तो यकीन मानो कि मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ, आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताना कि आप कैसा इसको देखते हैं, कि अगर ये फिर पूर्ण बहुमत मतलब शायद मध्यम क्लास को इतना छूट नहीं मिलता। तो आपने जो काम किया ना, जनता जनार्दन सर्वोपरि हमारे देश में, तो जनता जनार्दन के कारण मुझे लगता है कि ये जो कंप्लीटली मिडिल क्लास को ध्यान में रख के बजट बनाया गया है। ओके, तो अच्छी बात है ना। तो कम से कम ऐसे नहीं समझे तो इस तरीके से समझ लो भाई साहब, तो अच्छा कर लिए कम से कम, राइट। तो आपने ये कम करके ना, इनके सीट कम करके आपने अपने लिए बचत बना लिया, ठीक है, बचत के लिए आपने सरकार के आंखें खोल दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो 50 लाख करोड़ रुपए का बजट साइज है, इसमें से क्या है पता है, इनकम टैक्स जो सरकार कमाती है, इनकम टैक्स के थ्रू कमाती है, वो 22% है, जीएसटी से 18%,
कारपोरेशन टैक्स से 17%, उत्पाद शुल्क से 5%, सीमा शुल्क से 4%, अन्य गैर कर राजस्व से 4%, ब्याज और लाभांश जो डिविडेंड है ओके यहाँ से 6%, और अन्य टैक्स है और 0.1%। तो टोटल 76%, टोटल बजट जो है उसका 76% हम मतलब ये सरकार अर्न करती है तमाम सोर्स से। तो जो बच गया उसका क्या, ठीक है, क्योंकि खर्चा तो पूरा करना है। खर्चा कहाँ कहाँ करती है, राज्यों के लिए 22% देता है ब्याज में। जो हम टोटल जो हमारा इसको मैं इस लाइन को बाद में बोलूंगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि 76% ही हम अर्न कर पाते हैं, ठीक है, और 24% जो बच गया उसको हम कर्ज के थ्रू पूरा करते हैं। तो जो 24% कर्ज मतलब 15.66 लाख करोड़ रुपए हम कर्ज लेते हैं। गवर्नमेंट तमाम बॉन्ड जारी करती है, ठीक है, कर्ज लेती है, वो सब हमारा 24% रहता है, ठीक है, और उसका हम 20% टोटल जो एक्सपेंस हमारा है वो 20% टोटल किसका है, ब्याज का है। हम 20% ब्याज पे करते हैं, 22% तो हम राज्यों के लिए आवंटित कर देते हैं, उनको पे कर देते हैं, ठीक है। केंद्रीय योजनाओं के लिए 19%, राज्य प्लस केंद्रीय योजनाएं जो डबल बनते हैं, ठीक है, राज्य 40% या 60% सेंट्रल, या फिर 50% सेंट्रल और स्टेट करते हैं। डिफेंस में 8% का खर्चा है हमारा, ठीक है। कई बार इसके ऊपर कि पाकिस्तान कितना खर्चा करता है, चाइना कितना खर्च करता है, अमेरिका अपने रक्षा पे कितना खर्चा है, इसके ऊपर बहुत आता है। तो हम टोटल बजट का 8% डिफेंस में खर्च करते हैं। सब्सिडी में 6% जाता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट तमाम सब्सिडी देती है, यूरिया पे देता है, खाद पे देता है, मतलब गैस पे देता है, ओके, ये सब के ऊपर। सामान्य सेवाएं में 3%, पेंशन 4% जाता है। पेंशन वेतन से ज्यादा पेंशन में खर्च होता है, 3% वेतन में खर्च होता है, अन्य खर्च 7%, टोटल 100%, ठीक है। तो कुल खर्च जो गवर्नमेंट करती है, जो करेगी, वो 64.88 लाख मतलब 65 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च करेगी, ठीक है। और बजट का साइज 50 लाख करोड़ रुपए। जो बच गया उसको हम कर्ज के थ्रू पूरा करेंगे, और उस कर्ज का हम हर साल 20% अपना इंटरेस्ट के रूप में पे कर देते हैं। तो सोचिए इस तरीके से गवर्नमेंट खर्च करती है अपना जो बजट है उसका, ओके। और गवर्नमेंट बेतहाशा खर्च भी नहीं कर सकती, तमाम रिस्ट्रिक्शन है, मतलब उनको फिस्कल डिफिसिट कंट्रोल करना है। तो इसलिए मैं करता हूँ ये बजट ओवरऑल देखोगे ना तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं कुछ चीज़ें और यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे मतलब रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में, जो गवर्नमेंट का इस बार पोस्ट ऑफिस शायद आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ा गेम चेंजिंग गवर्नमेंट का रहेगा, ओके। और रेलवे पे, डिफेंस के ऊपर थोड़ा डिटेल बात करेंगे। इसके बाद मार्केट के ऊपर चलेंगे। तो मैं पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर बोलना चाहूँगा, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करना ज़्यादा प्रीफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि ऐसे जो 12 पॉइंट रहे हैं, अगर इस पॉइंट को देखोगे तो लगभग सभी वर्ग को इस बजट में निर्मला माई ने छूने की कोशिश की है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सब जगह उन्होंने ध्यान दिया है। तो जो सस्ते होंगे उनमें से तो कुछ मेडिकल उपकरण है, देसी प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चर है, उनके लिए फायदा है, कपड़े के लिए, ठीक है, मोबाइल बैटरीज के लिए, लेदर जैकेट्स के लिए, जूते वगैरह जो है जो इंडिया में बनेंगे। बाहर से बनेंगे वो थोड़ा महंगे हैं, ठीक है। जो सोलर सेल वगैरह बाहर से आएंगे थोड़ा सा महंगे हो जाएंगे। मेडिकल थोड़ा सस्ते हो सकते हैं, होंगे, जिनके ऊपर बजट में बात किया गया है। तो चलिए थोड़ा और डिटेल बात करते हैं। देखिए कैंसर जो पॉइंट रहा है, कैंसर में राहत के लिए कैंसर की दवाएं काफी महंगे हैं, और आज कैंसर ना बहुत तेज गति से स्प्रेड हो रहा है। गांव में देखेंगे ना तो आश्चर्यजनक, किसी कैंसर हॉस्पिटल में कभी जाके देखना, मैं तो 2-3 साल तक गया मेरी मदर के ट्रीटमेंट के लिए, ओ माय गॉड, 2-3 दिन लगता था आपके नंबर आने में, 2-3 दिन लगता था पूरा डे केयर में ना, 2-3 दिन लगता था अपने को। इतना तेज गति से स्प्रेड हो रहा है, इतना भीड़ रहता है ना, जैसे कि मतलब छोटी छोटी बीमारी ऐसा। तो इतने ज्यादा है, तंबाकू है, सिगरेट है, ठीक है, एल्कोहल है, ये तमाम रीजन है जिनकी वजह से ये बहुत तेज गति से फैल रहा है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर पर्टिकुलर फोकस की है कि टोटल देश के 792 जिले हैं, उनमें डे केयर जो जिले हैं, हॉस्पिटल हैं, जिला अस्पताल है, उनमें डे केयर की फैसिलिटी अवेलेबल कराएगा, जो इस साल 200 हॉस्पिटल से शुरू होगा, आने वाले दिनों में तमाम जगह शुरू हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा रोजगार होंगे, तो तमाम जगहों पे गवर्नमेंट की फोकस रही है, एमएसएमई पे फोकस रहा है, ठीक है। धार्मिक पर्यटन, होम स्टे, मुद्रा लोन, ये सब चीजें में कौशल विकास, ठीक है, तकनीकी कौशल प्रशिक्षण, ये सब करके लगभग
गवर्नमेंट 3 करोड़ जॉब यहाँ पर तैयार करना चाहता है, ठीक है, मतलब क्रिएट करना चाहती है। सीनियर सिटीजन के लिए भी फोकस किया गया है कि पहले 50,000 पे जो ब्याज अर्निंग होता था उस पे टीडीएस करता था, अब 1 लाख रुपए की सीमा बढ़ा दिया गया है। तो टोटल देखो अभी हम इंडिया में ना 15.8 करोड़ लोग 60 साल से ऊपर हैं, ठीक है। ये 2050 तक लगभग 34 करोड़ हो जाएंगे, तो इनको फायदा मिलेगा, राइट। गिग वर्कर्स, देखिए गिग वर्कर्स उनको कहते हैं जैसे जो टेक कंपनियों में काम करते हैं, जैसे जोमेटो हो, स्विगी है, राइट, जो डिलीवरी बॉय के काम करते हैं या ओला उबर जैसे ड्राइवरिंग के काम करते हैं, इनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको गिग वर्कर कहते हैं। और ये अभी अनऑर्गेनाइज है, तो इनके सामाजिक सुरक्षा के लिए, इनके मतलब हेल्थ के लिए, इनके ट्रीटमेंट के लिए लगभग 5 लाख रुपए का फ्री ट्रीटमेंट का वो किया गया है, राइट। इनके लिए अलग से अलॉटमेंट किया गया है, इनको रजिस्टर्ड किया जाएगा, ये पोर्टल बनाया जाएगा, वहां पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका सुनिश्चित हो जाएगा कि हाँ हमारा इतना मतलब ये सुरक्षा हमको मिल जाएगा इस तरीके से। तो 2021 में लगभग 77 लाख लोग गिग वर्कर्स थे, जो अब 1 करोड़ हो गए हैं। और ऐसा डेटा है कि 2030 तक के लगभग 2.5 करोड़ के आसपास गिग वर्कर हो जाएंगे। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट का लगभग 1.5% के आसपास से कवर करेंगे। तो काफी बड़ा डेटा है, तो गवर्नमेंट का इधर फोकस है और अच्छा फोकस है मुझे लगता है, ठीक है। तो एक वर्ग ये हो गया, मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस हो गया। फिर सीनियर सिटीजन के ऊपर फोकस हो गया। अभी हम देखेंगे जो पेशेंट है ये भी लगभग सभी वर्ग के आते हैं, तो यहाँ भी थोड़ा सा फोकस हो गया है। महिलाओं के ऊपर भी फोकस किया है, ST SC के जो महिलाएं आएंगी, जो नए कंपनियां बनाएंगी, नए मतलब फैक्ट्रीज वगैरह बनाएंगे, ठीक है, जो नए उद्यमी बनेंगे उनके लिए 2 करोड़ तक का लोन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके अलावा FDI बीमा सेक्टर में FDI 100% किया गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है मार्केट में, ठीक है। अभी 74% है, लेकिन 100% के लिए कुछ कंडीशन है कि भाई जो निवेशक आएंगे और वो बोलेंगे कि हम 100% इसमें स्टेक लेना चाहते हैं, राइट, बीमा में, इंश्योरेंस में, लेकिन उनको दिया जाएगा कि आप जो प्रीमियम रिसीव करोगे इंडिया में इन्वेस्ट करोगे, तो उनके लिए कंडीशन है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई अपना घर ये है इसमें कि किराएदार और मकान मालिक दोनों को फायदा देने वाला है। इसमें क्या है कि अभी 2.40 लाख रुपए तक का जो आय है, ठीक है, मकान किराए से, वो TDS नहीं लगता है उसमें, मतलब नहीं कटता है। अब 6 लाख रुपए तक का ये TDS इसमें नहीं कटेगा, तो एक तरीके से बढ़िया फायदा है। दूसरा कि जो किराएदार हैं, सरकार उनको 40,000 नए अपार्टमेंट देने वाली है, मतलब घर बना के देने वाली है या हैंड ओवर करने वाली है, ठीक है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का अलग से फंड दिया गया है, और ये उनको मिलेगा जो पहले से लोन लेके घर बुक किए हैं, ठीक है, और अभी किराए पे रह रहे हैं। तो इनको भी थोड़ा गवर्नमेंट टच करने की कोशिश किया है, बजट में टच करने की कोशिश किया है। स्टूडेंट्स के लिए भी काफी अच्छा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग है, इनमें लगभग 80,000 सीट बढ़ने वाली है। 6500 सीट नए जो 23 IIT हैं उनमें बढ़ने वाला है, और 10,000 सीट इसी साल मेडिकल में बढ़ने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर जो लागू होगा उसमें बढ़ने वाला है, और टोटल 65,000 सीट नेक्स्ट 5 ईयर में बढ़ने वाले हैं। तो देखो केवल मेडिकल जो मेडिकल स्टूडेंट बढ़ेंगे, इसके अलावा बहुत सारी चीजें बढ़ेंगे ना, रेडियोग्राफी के बढ़ेंगे, होम्योपैथी के बढ़ेंगे, माफ करो, पैथोलैब के बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद डे केयर वाले बढ़ेंगे, ठीक है, जो बॉयज होते हैं, गर्ल्स होती हैं, फिर नर्सिंग स्टाफ बढ़ेंगे, तो बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। तो इस सेक्टर में भी काफी अच्छा कोशिश किया गया है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का नया फंड बनाया गया है, और जो पहले 2025 में, ठीक है, मतलब 2025 में खत्म होने वाला था इनका स्टार्टअप के लिए इनकम टैक्स छूट, वो 2030 तक कर दिया गया है। तो अभी देखो स्टार्टअप में 1.52 लाख स्टार्टअप है इंडिया में, जो अभी जॉब दे रहे हैं, 17 लाख अभी जॉब क्रिएट कर रहे हैं, और ये बढ़ने वाला है, ठीक है। ये बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में नए जॉब और क्रिएट होंगे, क्योंकि अगर स्टार्टअप बढ़ेंगे तो नए स्टार्टअप आएंगे और नए जॉब क्रिएट होंगे, तो शायद ये और गति पकड़ेगा, ठीक है। ये भी सेक्टर को भी मतलब टच किया गया है, जो डायरेक्ट हम उससे प्रभावित होते हैं कि अगर बैटरी के दाम कम होंगे, ठीक है, मोबाइल के दाम कम होंगे, जो हम सबके पास है और भी खरीदते रहते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा EV की गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं, बैटरी सस्ती होगी, तो ठीक है। और इंडिया में जो मैन्युफैक्चर होंगे वो ज़्यादा अच्छा होंगे, तो इनमें जो बहुत सारे जो मटेरियल्स यूज होते हैं, ठीक है, जैसे लेड है या फिर कोबाल्ट पाउडर है या लिथियम आयन है, राइट, इसके जैसे स्क्रैप जैसे कई खनिज हैं जिस पे कस्टम ड्यूटी घटाया गया है, तो ये चीज़ें अभी सस्ती हो सकती हैं, ओके।
तो ये चीज़ें सामान सस्ती होंगे। किसान जो सब्सिडी केसीसी वाले जो कार्ड होते हैं, सब्सिडी वाले कार्ड होते हैं, उनमें गवर्नमेंट की फोकस है, ठीक है। तो उनको अभी 3 लाख रुपए तक का लोन मिला था, जो 5 लाख रुपया हो जाएगा। तो एक तरीके से ये भी काफी अच्छा गेम चेंजिंग हो सकता है, मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, लोग लोन लेंगे तो ज्यादा खर्च करेंगे। सपोज करो कि किसान है, अगर वो लोन ले रहा है तो किसके लिए लोन लेगा? हार्वेस्टिंग के लिए लेगा, ठीक है, मतलब मशीन खरीदने के लिए, ट्रैक्टर के लिए, या फिर पंप के लिए तो पाइप भी आएंगे। तो ये सब डिमांड बढ़ेगा मार्केट में ओवरऑल, ठीक है। और बाकी जो सीड्स वगैरह हैं वो भी मतलब ड्रिपिंग करेंगे, वो सब के लिए, इसी सब के लिए लोन करेंगे, नए फार्मिंग करेंगे उनके लिए भी लोन लेंगे, ओके। तो इस तरीके से चीजें देखेंगे तो ओवरऑल मतलब गवर्नमेंट ने इस वर्ग को भी मतलब टच करने की कोशिश किया है। अभी ओवरऑल 7.75 लाख करोड़, माफ करो, केसीसी धारक हैं, ठीक है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड वाले धारक हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट प्रभावित होंगे। इनको हर किसी को 2 लाख रुपए अगर लेना चाहें तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा उनको लोन मिलेगा, ओके। तो कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, राइट। देखिए एक पॉइंट और बहुत बढ़िया है कि ज्यादा कमाई करो और ज्यादा बचाओ, ठीक है। तो अभी जैसे 12 लाख रुपए तक का, 12,75,000 रुपए तक का आय टैक्स फ्री है। अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो ज्यादा सरचार्ज, टैक्स के साथ साथ सरचार्ज भी पे करते हैं, राइट। तो अभी तक क्या होता है कि भाई 50 लाख से 1 करोड़ कमाते हैं तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ता है, मतलब सरचार्ज पे करना पड़ता है। 1 से 2 करोड़ वालों को 15% सरचार्ज पे करना पड़ता है, और 5 करोड़ से ज्यादा आय करते हैं उनको 25% सरचार्ज पे करना पड़ता है। अब जिनकी आय 1 करोड़ है, अब जिनकी आय 1 करोड़ है उनका बचत होगा 1.25, ठीक है। जिनका 2 करोड़ आय है, ठीक है, उनका 1.32, और जिनका 5 करोड़ आय है, ठीक है, उनका जो बचत होगा 1.43 लाख, ठीक है, ये उनका बचत होगा। तो ये बचत होगा, क्या होगा? कंज्यूम होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, ठीक है। तो या फिर इन्वेस्ट करेंगे, जो मार्केट में पैसा आएगा, तो ये सब चीजें होंगी, राइट। तो इसके अलावा भी और बहुत अलॉटमेंट किया गया है, जैसे बिहार के अलग मखाना बोर्ड, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कई छोटे छोटे एयरपोर्ट्स भी बहुत बनने वाले हैं, ठीक है। तो जो छोटे विमानन कंपनियां हैं, कोई ऐसा लिस्टिंग होगा तो देखेंगे उनमें पैसा उसे लगाने का अपने को चांस मिलेगा, राइट। देखो ऑटो कंज्यूमर शेयरों में निवेश के काफी मौके हो सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कल एफएमसीजी स्टॉक देखेंगे, ऑटो स्टॉक देखेंगे तो काफी अच्छा बढ़े, वोल्टास वगैरह। तो कल मैंने वोल्टास भी लिया, ओके। और बाकी स्टॉक्स तो मैं नहीं लिया हूं, लेकिन मैंने कल वोल्टास परचेस किए हैं। मेरे पास फिनेंस के स्टॉक्स भी कुछ रहे हैं, ओके। तो देखें यहाँ पर ये ओपिनियन है, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। ठीक ठाक मुझे लगता है इनमें हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिनेंस तो स्टॉक अच्छे हो ही सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी भी आएगा, तो मार्केट के लिए बढ़िया गेम चेंजिंग मॉनेटरी पॉलिसी भी हो सकता है। तो उस पर भी बाजार की नजर रहेगी क्या करने वाले हैं, राइट। तो राइट, ओके। एक ट्रेंड ये भी कहा जा रहा है कि भाई 40 लाख से कम दाम के मकानों की डिमांड फिर बढ़ेगी, क्योंकि अभी मतलब 50 लाख से 1 करोड़ 1.5 करोड़ के मकानों के दाम ज़्यादा बढ़ रहे थे, राइट, और उनमें ज़्यादा डिमांड थी, राइट। इसका नए मौके 8 सेक्टर में ही, मतलब 3 करोड़ जो हम लोग अभी बात किए कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा चमड़ा उद्योग में आएगा, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा में आएगा, 50 लाख रोज एमएसएमई स्टार्टअप से आएगा, टूरिज्म से आ सकता है, ठीक है, गिग वर्कर बढ़ेंगे, ग्रामीण कौशल से 50 लाख जॉब क्रिएट हो सकता है, टॉय इंडस्ट्री, टॉय हब बनाना चाहते हैं इंडिया को, तो इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है, शहर में कारोबार के मौके मिलेंगे। तो तमाम चीज़ें होने वाली है इस बजट से। इस बजट से तो कुछ बहुत बढ़िया बेटर हो रहा है, जैसे हम देख पा रहे हैं। चलिए कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को रेलवे और इसके ऊपर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा फोकस ना रेलवे के ऊपर ज़्यादा था कि रेलवे में गवर्नमेंट कितना खर्च करी। तो अगर अभी हम देखें तो डिफेंस के ऊपर जो खर्च होने वाली हैं वो 6.81 लाख करोड़ रुपये से, ठीक है। तो देखिए इसमें तो बहुत सारा पेंशन में चले जाता है, तो आधुनिकीकरण के लिए 26%, टोटल अलॉटेड बजट का 26.43% खर्च करने के लिए रखा गया है। इसमें से सबसे अच्छी बात क्या है पता है? जो HAL या मझगांव डॉक शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, जो घरेलू डिफेंस कंपनियां हैं, रक्षा कंपनियां हैं, उनका खरीदारी 1.11 लाख करोड़ रुपए होगा उनसे। तो काफी ज्यादा खरीदारी घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनियों से होने वाला है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं पिछले वीडियो में बात किया था कि अगर फोकस करो ना तो HAL पे फोकस करो, ये ज्यादा बेटर लगता है मुझे, ठीक है। तो HAL है, बाकी और भी डिफेंस कंपनियां हैं, ठीक है, जिनमें क्योंकि अच्छे खासे गिरावट भी, अच्छे से करेक्शन भी आए हैं, तो इनमें भी इन्वेस्टमेंट करने का चांस अपने को बढ़िया मिल जाएगा, राइट। तो 75% टोटल अलॉटेड बजट का
डिफेंस में जो अलॉटेड बजट है उसका 75% खर्चा मतलब घरेलू जो निर्माण कंपनियां हैं उनके ऊपर किया जाएगा, ठीक है, मतलब उनसे खरीदी की जाएगी। तो आप देखेंगे कि रेलवे के ऊपर हम बात करें तो 200 नए वंदे भारत चलेंगी, ठीक है, 100 अमृत भारत चलेंगी, 50 नमो भारत चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा 17,500 नए कोचेस बनेंगे जो सेमी हाई स्पीड के मतलब उसमें मतलब कंडीशंस पे बने होंगे, ओके। तो जो जुपिटर वैगन है या टीटागढ़ वैगन कंपनियां हैं, तो मुझे लगता है इन कंपनियों में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। मेरा तो उसमें इन्वेस्टेड है, ओके, तो मैं इनके तरफ फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। कल ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं होता, इसके बारे में ज़्यादा बात हुई नहीं थी, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट ना, एक जगह मैंने और कोई लाइन पढ़ा था कि गवर्नमेंट अभी आ, आ, जैसे डी इन्वेस्टमेंट की बात इस बार नहीं की गवर्नमेंट, लेकिन बजट में डी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, मतलब एसेट डीमोनेटाइजेशन के ऊपर बात हुई है, ठीक है। तो एसेट डीमोनेटाइजेशन पार्ट 2 लागू किया गया है और इसमें 10 लाख करोड़ की मतलब एसेट डीमोनेटाइजेशन होगा अगले 5 साल में, मतलब पर साल 2 लाख करोड़ रुपए का। तो गवर्नमेंट को जो एक लाख करोड़ रुपए का घाटा हो रही थी टैक्स छूट दे के, ठीक है, मतलब 12 लाख आय पे टैक्स छूट दे के जो घाटा हो रहा था 1 लाख करोड़ रुपए का, इसकी भरपाई यहां से करने की कोशिश होगी, ठीक है। तो दूसरा एक पॉइंट और मैं यहाँ पर पढ़ा था, मुझे नहीं मिल रहा है, कि जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के भी ऊपर भी गवर्नमेंट की एक फोकस है और शायद पोस्ट ऑफिस आने वाले दिनों में एक गेम चेंजिंग आपको होते हुए नजर आएगा। पोस्ट ऑफिस में कहाँ था वो ध्यान में नहीं आ रहा है मेरा, मैं कहीं पर पढ़ा था उसको कि पोस्ट ऑफिस के ऊपर गवर्नमेंट लॉजिस्टिक हब ऐसा कुछ बनाने वाली है। तो हो सकता है कि जो पोस्ट ऑफिस है अभी वो कंप्लीट बैंक की तरह काम करने लगे फ्यूचर में, ओके। तो इन सब के ऊपर फ्रेंड्स ये रहा है बजट। ओवरऑल देखोगे ना तो बजट ऐसा लगता है कि हाँ मार्केट के लिए इतना नेगेटिव तो नहीं है। तो आई थिंक बाजार इस बजट से कोई नया हाई की तरफ जाए ऐसा तो शायद कम नजर आता है मेरे को, लेकिन बाजार कल रिएक्शन जरूर कुछ देगा इसके ऊपर, ठीक है, चाहे पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे, बाजार अपना ही स्वभाव में चलता है। लेकिन बाजार में ऐसा कुछ खराब नहीं है। हाँ, जो गवर्नमेंट की कोर सेक्टर में था या कोर थिंक में था, ठीक है, कि डिफेंस के ऊपर हम आत्मनिर्भर बनने वाले हैं, मतलब डिफेंस के ऊपर ज्यादा खर्च करने वाले हैं, कैपेक्स बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा कम रहा है फोकस। तो हो सकता है बाजार इसको मतलब वो ले ले, मतलब गलत ले ले, ठीक है। लेकिन पब्लिक के पास पैसा जा रहा है ना, ओवरऑल अगर आप देखो तो पब्लिक के पास पैसा जा रहा है, कंपनी की ग्रोथ बढ़ने वाली है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो बजट मतलब मैं कहूंगा कि आउट ऑफ 10 to 10 नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये कह सकते कि 8 के आसपास हम इसका वो दे सकते हैं नंबर, ठीक है। अगर मैं बजट को 10 में से कोई बोले तो मैं इसमें 8 नंबर देना चाहूंगा, ठीक है। 2 नंबर नहीं देंगे क्योंकि दो चीजें ऐसी रही हैं जो गवर्नमेंट ने जिसके बारे में बात नहीं की, ठीक है। डिफेंस के ऊपर मतलब वो क्लियरिटी बात नहीं की, ठीक है, कैपेक्स के ऊपर उस तरीके से क्लियरिटी नहीं दी। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो कि 8 नंबर में दे सकता हूँ। आप क्या देना चाहेंगे, आप क्या प्रीफर करेंगे, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और थोड़ा अपना शॉर्ट नोट भी लिख दीजिएगा तो थोड़ा 1 to 1 कन्वर्सेशन हो जाएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी। कई सारी चीजें मैं भी मिस कर गया हूँ या कई सारी चीजों में आप ज्यादा डिटेल समझे होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उधर भी फोकस करूंगा। और आने वाले दिनों में मैं जो जैसे 2-3 सेक्टर मुझे समझ में आए, मतलब एफएमसीजी, ठीक है, ऑटो, राइट, और तीसरा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल, ठीक है। तो कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स हैं वोल्टास वगैरह, ठीक है, इनमें अपन फोकस करेंगे। कल मैंने ऑलरेडी वोल्टास लिया हुआ है, ठीक है। एफएमसीजी की स्टॉक्स साइकिल मुझे लगता है बदल रहा है, ओके, साइकिल बदलेगा, जो स्टॉक्स नहीं चले वो चलेंगे, ठीक है। एफएमसीजी काफी दबाव में रहे, एचयूएल वगैरह काफी दबाव में रहे, ब्रिटानिया वगैरह काफी, इमामी वगैरह काफी के नीचे गिरे हुए हैं, तो उन स्टॉक्स में ना मुझे लगता है मौका भी अपने को मिलने वाला है। और मॉनेटरी पॉलिसी आएगा तो मुझे लगता है बैंकिंग भी बहुत आउट परफॉर्म किए नहीं है, तो बैंकिंग में भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, ओके, असर। तो इनके ऊपर भी थोड़ा आने वाले दिनों में बात करेंगे, इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। तो चलिए थोड़ा सा मार्केट के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्या कर सकते हैं कल अपन। वैसे कल मैंने जैसे मैंने कल आप लोगों को लास्ट वीडियो बताया था कि अगर कुछ मतलब बहुत बड़ा नहीं हुआ ना तो मैं नेक्स्ट डे के लिए एक मोमेंट सोचूंगा कि नेक्स्ट डे मोमेंट आएगा। और बजट स्पीच के बाद मैं इसमें अगर देखेंगे पहले 10-15 मिनट में ना अच्छा खासा प्रीमियम गिरता है, तो मैंने ना इसमें 23,500 का स्ट्रेडल बना दिया था।
ओके, और अच्छा खासा गेन हुआ। इसके बाद 3 बजे बनाए, उसमें भी पर लॉट लगभग 1000, 1200, 1500 के आसपास गेन मिला अपने को। इसके बाद मेरा क्या नजरिया है कि भाई बजट के बाद ना एक मार्केट में बढ़िया ठीक ठाक मूवमेंट मिलता है, तो मैंने ना इसमें दोनों साइड लॉन्ग स्ट्रैडल बना दिया है। ठीक है, और कल मुझे लगता है कि एक तो आईवी बढ़ेगा, मंडे है, ठीक है, आईवी बढ़ेगा और प्रीमियम काफी गिरा हुआ है, और अगर ये बढ़ता है तो वैसे लॉन्ग स्ट्रैडल में कोई नुकसान नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत थोड़ा बहुत होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। इसके अलावा अगर बाजार कोई डायरेक्शन लिया तो 23,600 के ऊपर ही, 23,600 के ऊपर मैं समझूंगा 24,000 के भाव को टेस्ट करना चाहेगा, और अगर 23,350 के बिलो गया तो मैं समझूंगा 23,000 को टेस्ट करना चाहेगा। तो जब तक ये इस रेंज में रहेगा, डोजी जैसा कैंडल के साथ रहेगा, कुछ नहीं करूंगा। ऊपर निकल रहा मैं थोड़ा सा लॉन्ग जाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, और अगर नीचे जाता तो मैं थोड़ा शॉर्ट जाने की कोशिश करूंगा, राइट। लेकिन मेरी उम्मीद है कि 1-2% का मूवमेंट कल मिलना चाहिए। अगर मान लो 1-2% गैप डाउन या 1-2% गैप अप, तो फिर काम खत्म, कुछ नहीं करेंगे। इसी तरीके से बैंकिंग भी है, मतलब अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरीके से नजर आता है मेरे को, ठीक है। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में देखेंगे कि ये इसका एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, लेकिन 50,000 के ऊपर ही कुछ इसमें करना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 50,000 के भाव से ये डाउन हुआ है और लोअर साइड में 49 से सपोर्ट लिया है, तो 50,000 के ऊपर आप इसमें थोड़ा पॉजिटिव समझो, 49 के बिलो इसका आप नेगेटिव समझो आजकल, कभी भी 2-3 दिन में, ठीक है। 2-3 दिन में कभी भी अगर इसके ऊपर या नीचे जाता है तो मुझे लगता है इसमें ठीक ठाक 1000 पॉइंट के आसपास से गेन अपने को मिल सकता है, राइट। तो ये रहा फ्रेंड्स आज के वीडियो में मेरा व्यू और लॉजिक, बजट के ऊपर थोड़ा सा अपना एनालिसिस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और देखिए मार्केट काफ़ी अच्छा करेक्शन दिया है फ्रेंड्स, इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट शुरू करना बहुत बेटर होगा, मुझे ऐसा लगता है। चाहे म्यूचुअल फंड करना चाहो या फिर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहो, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं वेल एंड गुड। आपके पास अगर डीमेट अकाउंट होगा बहुत बढ़िया है, आप इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। नहीं है तो आप हमारे लिंक से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं ज़ेरोधा में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज़ेरोधा का फ्रेंड्स, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो करते हैं पर वाइंड अप। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।